तो आज हम एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो हमेशा मतलब हमेशा चलती रहती है। ये उन लोगों की कहानी है जिनका घर कोई एक जगह नहीं बल्कि सफर खुद है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी स्थिर जिंदगी से बहुत अलग तो है, लेकिन इसमें मुश्किल हालात से लड़ने की कला के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो अगर घर कोई एक जगह ना हो बल्कि एक सफर हो? हमारे लिए तो घर का मतलब दीवारें और एक छत है, पर क्या हो अगर किसी की पूरी जिंदगी ही एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा हो? बस यही सवाल हमें घुमंतू चरवाहों की दुनिया में ले जाता है। इन लोगों का अस्तित्व मौसम की लय और अपने जानवरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर ही टिका है। ये एक ऐसी जीवन शैली है जो सदियों पुरानी है, पर आज भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, चरवाहों का ये सफर कोई आवारागर्दी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक बेहद सोचा समझा और समझदारी भरा सिस्टम है। ये कुदरत के साथ मिलकर जीने का एक शानदार उदाहरण है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं जम्मू और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों से, जहां रहते हैं गुज्जर बकरवाल। ये लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंडों के साथ पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इनकी पूरी जिंदगी मौसम के बदलते मिजाज पर ही टिकी है। इनका जो टाइम टेबल है ना, वो कमाल का है, बिल्कुल सटीक। सर्दियों में जब ऊंची चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं, तो ये अपने झुंडों के साथ शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं और बर्फ पिघलती है, ये पीर पंजाल के मुश्किल दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की हरी भरी वादियों में पहुंच जाते हैं। इस आने जाने से न सिर्फ इनके जानवरों को साल भर बढ़िया चारा मिलता है, बल्कि चरागाहों को भी फिर से हरा भरा होने का मौका मिल जाता है, जो कि कुदरती संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब पहाड़ों से उतरते हैं और एक बिल्कुल अलग लैंडस्केप की तरफ चलते हैं, महाराष्ट्र के अर्धशुष्क पठार पर, जहां धनगर चरवाहा समुदाय रहता है। इनकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, पर यह कहानी बुनी है मॉनसून के धागों से, जो भारत के कई हिस्सों में जिंदगी का आधार है। यहाँ ना धनगरों और कोंकण के किसानों के बीच एक कमाल का मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मॉनसून के दौरान वो पठार पे रहते हैं। अक्टूबर आते ही वो कोंकण तट की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ किसान उनका इंतजार कर रहे होते हैं। धनगरों के मवेशी फसल कटाई के बाद खेतों को साफ करते हैं और अपने गोबर से जमीन को कुदरती खाद देते हैं। बदले में किसानों से उन्हें चावल मिलता है, जो उनके सूखे पठार पर उग नहीं पाता। ये प्रकृति और इंसान के बीच एक आदर्श तालमेल है, जो हमें सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा, एक विनाशकारी मोड़ आता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आने से इस सदियों पुरानी जीवन शैली की नींव ही हिल गई। इसने चरवाहों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां उनकी आज़ादी और पहचान दोनों ही खतरे में पड़ गई। यहाँ असल में दो अलग अलग दुनियाओं की सोच का टकराव था। सीधी सी बात है, जो जमीन चरवाहों के लिए जिंदगी का जरिया थी, अंग्रेज अधिकारियों को वो बेकार लगती थी। उनके लिए जमीन की कीमत तभी थी जब उससे लगान या फसल के रूप में रेवेन्यू मिले। बिना खेती वाली जमीन उनकी नज़र में अनप्रोडक्टिव थी। ये एक ऐसी सोच थी जिसने पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इन नीतियों ने चरवाहों की दुनिया को एक एक करके तबाह कर दिया। पहला, पड़ती भूमि नियमावली के तहत उनके चारागाह छीनकर खेती के लिए बांट दिए गए। दूसरा, वन अधिनियमों ने उन्हें उन जंगलों से ही बाहर कर दिया जहां उनके मवेशी सदियों से चरते आ रहे थे। तीसरा, और शायद सबसे अपमानजनक था, अपराधी जनजाति अधिनियम, जिसने एक पूरी जीवन शैली को ही गैरकानूनी बना दिया। और आखिर में हर एक जानवर पर चराई कर लगाकर उनकी आर्थिक कमर ही तोड़ दी गई। ये एक ऐसा हमला था जिसने न सिर्फ उनकी रोजी रोटी बल्कि उनके सम्मान को भी छीन लिया। ये एक्ट कितना क्रूर था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसने एक पूरी जीवन शैली को ही गैरकानूनी घोषित कर दिया। औपनिवेशिक सरकार घुमंतू लोगों पर शक करती थी, क्योंकि वे एक जगह नहीं टिकते थे, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना और उन पर शासन करना मुश्किल था। तो उन्होंने बस उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया और एक जगह बस जाने का हुक्म दे दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर समाज के हाशिए पर धकेल दिया। और इसका नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना था, विनाशकारी। जैसे जैसे औपनिवेशिक नीतियां लागू होती गईं, चरवाहों के लिए उपलब्ध चरागाह तेजी से सिकुड़ते गए और जो छोटे मोटे चरागाह
दुनिया के दूसरे कोने में अफ्रीका के मैदानों पर बिल्कुल यही कहानी दोहराई जाती है। ये औपनिवेशिक नीतियों का एक ग्लोबल पैटर्न है जिसका मकसद दुनिया भर में घुमंतू लोगों पर कंट्रोल करना है। इससे पता चलता है कि कैसे औपनिवेशिक ताकतों ने स्थानीय समुदायों की जिंदगी को अपनी मर्जी से बदल डाला। मिलते हैं पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोगों से। वे एक शक्तिशाली और सम्मानित चरवाहा समुदाय थे जिनकी जमीन उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया के बड़े-बड़े घास के मैदानों तक फैली थी। उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पहचान सब कुछ उनके मवेशियों से जुड़ी थी। लेकिन उनकी दुनिया में बदलने वाली थी। हुआ ये कि 1885 में औपनिवेशिक ताकतों ने बस नक्शे पर एक लकीर खींच दी और मसाई लैंड को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक ब्रिटिश केन्या में और दूसरा जर्मन तांगनिका में। आखिरकार उन्होंने अपनी पहली की जमीन का लगभग 60% हिस्सा खो दिया। ये एक ऐसा नुकसान था जिसने उनकी जिंदगी के हर पहलू पर बहुत बुरा असर डाला। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत और अफ्रीका में जो नीतियां थीं वो लगभग एक जैसी थी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। दोनों जगहों पर सबसे अच्छी चराई वाली जमीनें छीन ली गईं, जंगलों और अभयारण्यों में उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई और उनकी आज़ाद आवाजाही को सीमित कर दिया गया। ये घुमंतू जीवन शैली को कंट्रोल करने और खत्म करने की एक सोची समझी कोशिश थी जो एक ग्लोबल औपनिवेशिक रणनीति का हिस्सा थी। अब देखिए, जब घूमने फिरने पर ही पाबंदी लग गई तो इसका मतलब ये हुआ कि मसाई सूखे के वक्त अपने जानवरों को कहीं और ले ही नहीं जा सकते थे और यही तो उनका सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल था। नतीजा भयानक। 1933 और 34 के सूखे में सिर्फ 2 सालों के अंदर उनके आधे से ज्यादा मवेशी भूख और बीमारी से मर गए। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे आसानी से टाला जा सकता है। ये जो बयान है नामीबिया के चरवाहे का, ये उस दर्द को एक आवाज देता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का असली दर्द है। इन सरहदों ने उन्हें न सिर्फ उनकी जमीन से बल्कि उनकी पहचान और जीने के तरीके से भी अलग कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी दुनिया भर में कई समुदायों के लिए सच है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ नुकसान और दुख की ही नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, लचीलेपन की और मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की। इन समुदायों ने सफल और रचनात्मक तरीकों से इन भारी चुनौतियों का सामना किया है और इनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद को जिंदा रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढाला, कई तरह की तरकीबें अपनाई। कुछ ने अपने झुंड छोटे कर लिए तो दूसरों ने नए अनजान रास्ते खोजे। कुछ अमीर चरवाहे जमीन खरीदकर बस गए जबकि गरीब मजदूर बनने को मजबूर हो गए। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया और राजनीतिक मान्यता की मांग की। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी जारी है। और विडंबना देखिए, जिस जीवन शैली को औपनिवेशिक शासकों ने पिछड़ा और बेकार मानकर खत्म करने की कोशिश की, आज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स उसे शुष्क और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी जीने के सबसे टिकाऊ और इकोलॉजिकली समझदार तरीकों में से एक मानते हैं। ये हमें सिखाता है कि पारंपरिक ज्ञान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल बचता है, आज जब हम क्लाइमेट चेंज और कम होते संसाधनों की बात करते हैं तो इन घुमंतू समुदायों के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। लचीलेपन के बारे में, बदलते हालात में ढलने के बारे में और प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में जीने के बारे में। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे हमें न केवल समझना चाहिए बल्कि शायद अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश भी करनी चाहिए।